पिछले कुछ दिनों से बोतल में था, फिर बाहर आ गया। रफाल ने अच्छे कारणों से खबरें बनाना शुरू ही किया था कि कैग की एक रिपोर्ट ने उसे फिर विवादों के बीच खड़ा कर दिया। मॉनसून सत्र का एक फायदा यह भी होता है वैसे कि इस दौरान नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है। ऐसी एक रिपोर्ट में रफाल खरीद सौदे का उदाहरण देकर भारत सरकार की रक्षा खरीद नीति को कटघरे में खड़ा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रफाल को बहुत पसंद करते हैं। खुद फ्रांस जाकर ऐलान किया 36 जेट लिए जाएंगे। सवाल उठे तो सरकार और सरकार के समर्थकों ने कहा कि सेना के साथ साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, इसका भी इंतजाम किया गया है। तो ऐसी क्या चूक हो गई कि देश के सबसे बड़े या कहें कि दूसरे सबसे बड़े चौकीदार ने इसे अनियमितताओं के नमूने के रूप में पेश किया? तसल्ली से समझते हैं। इतनी बात शुरुआत में ही समझ लीजिए कि कैग ने रफाल खरीद पर अलग से रिपोर्ट पेश नहीं की। कैग ने रक्षा खरीद पर टिप्पणी की है, खास तौर पर ऑफसेट कमिटमेंट पर। तो पहले यही समझते हैं कि ये ऑफसेट कमिटमेंट होता क्या है। मान लीजिए आपको अपने घर के लिए हफ्ते भर की सब्जी खरीदनी है, तो आप झोला और बटुआ लेकर बाजार पहुंचे। खरीदारी करने के अब दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो पैसे मांगे जाएं वो देते चले। दूसरा तरीका है मोल भाव वाला, जहां आप कोशिश करते हैं कि ऐसा सौदा किया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब सब्जी वाला हमेशा पैसे कम करने को राजी हो ये जरूरी नहीं। तो आप दुकानदार से कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे यहाँ से ही सब्जी लेंगे, भाव भी वही जो तुम कहोगे वही लेंगे, लेकिन तुम्हें धनिया मुफ्त में देना होगा और झोला भी घर तक पहुंचाना होगा। दुकानदार हाँ कर देता है, उसे उसका दाम मिला, आपको अपना धनिया, साथ में घर पहुंची सेवा। यहाँ मुख्य सौदा है सब्जी का। जो धनिया और घर पहुंच सेवा आपको मिली है वो है ऑफसेट कमिटमेंट। हथियारों की खरीद भी सरकारें इसी तरह से करती हैं। क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं तो सरकारें कोशिश करती हैं कि हथियार बेचने वाले से कोई ऑफसेट कमिटमेंट लिया जाए। ये ऑफसेट कमिटमेंट कई तरह के हो सकते हैं। कभी कोई चीज मुफ्त मिलती है, कभी कोई कौशल, स्किल या तकनीकी ली जाती है, कभी वेंडर से कहा जाता है हथियार तुम्हारे, बनाओगे तुम, पेमेंट तुम्हें होगा, लेकिन बनाने का कारखाना हमारे यहाँ लगाओ जिससे लोकल लोगों को नौकरी मिले। तो मामला एक तरीका एक हाथ से देने का और दूसरे हाथ से लेने वाला है। हम तुमसे जेट खरीदेंगे, तुम हमसे टैंक खरीदो, इस तरह के ऑफसेट कमिटमेंट भी हो सकते हैं। कई तरीके हैं, हमने ज्यादा चर्चित तरीकों के आपको उदाहरण दिए। अब बात करते हैं कैग की रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट पर, जिस टिप्पणी पर बवाल हुआ वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारत रक्षा खरीद तो कर रहा है लेकिन उसका 100% फायदा उसे नहीं हो रहा, क्योंकि जो वेंडर हैं, जो कंपनियां हैं जिनके साथ सौदे हो रहे हैं, वो अपने ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रही। अब आप पूछ सकते हैं हम तो सब्जी लेने गए थे, धनिया ना भी मिले तो कोई बात नहीं, झोला हम खुद ले आएंगे, तो ऑफसेट कमिटमेंट अधूरा रह भी गया तो कौन सा आसमान गिर गया, क्या आफत आ गई, रफाल तो अपना वैसे भी आ रहा है। तो जवाब यह है कि ऑफसेट कमिटमेंट पूरा ना होने से कई तरह के नुकसान होते हैं। मसलन सबसे पहले पैसे का नुकसान। ऑफसेट कमिटमेंट पूरा करने के लिए वेंडर को पैसा खर्च करना पड़ता है। अब वो दानीकरण की परंपरा से तो आता नहीं कि परोपकार करे, वो तो हथियारों का व्यापारी है, मुनाफे पर चलता है। तो वो क्या करता है कि सौदे की रकम को थोड़ा बढ़ा देता है कि जब धनिया भी देना है, झोला भी ले जाना है घर तक, तो बैंगन का दाम 10 की बजाय 12 रुपए बताया जाए। इसलिए जब ऑफसेट कमिटमेंट पूरा नहीं होता तो हम मुफ्त की सेवा से वंचित नहीं होते, हमारे हाथ से वो चीज छूट जाती है जिसका पैसा प्रकारांतर से हम दे चुके हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था। अब भी तीसरे से चौथे नंबर पर हमारी रैंकिंग रहती है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए, अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा हर ऑफसेट कमिटमेंट पर खोते जाएंगे तो कुल मिलाकर देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। दूसरा पहलू, तकनीकी का नुकसान। रक्षा बाजार में सब कुछ पैसे के मोल नहीं बिकता। कटिंग एज तकनीक, मतलब सबसे धांसू वाली टेक्निक, अमूमन देश किसी को नहीं देते। मिसाल के लिए अमेरिका के पास F-22 रैप्टर है, उसने आज तक किसी देश को नहीं बेचे। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला लड़ाकू विमान है जो 2005 से अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा F-35 ये अमेरिका दुनिया भर को बेच रहा है, लेकिन F-22 कभी किसी के हाथ नहीं लगा। अपनी तकनीकी को, जो अपनी यूनिक तकनीक है, उसको बचा के रखा जाए ताकि आपको एज रहे, बढ़त रहे दुश्मनों पर। ऐसी तकनीक को हासिल करने का वैसे एक तरीका है ऑफसेट कमिटमेंट के रूप में इसकी मांग करना। रफाल सौदे की आलोचना इसी संदर्भ में हुई है, इसके बारे में हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे। अभी तीसरा नुकसान जान लेते हैं, यह है रोजगार और कौशल का नुकसान। बेरोजगारी पर हमें अलग से लेक्चर की जरूरत नहीं है, सीधे कौशल की बात करते हैं। हम सदियों तक हथियार खरीदते ही नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के इंजीनियर और कामगार वो अनुभव हासिल करें जिससे ये हथियार देश में ही बनाए जा सके। ऑफसेट कमिटमेंट्स में होने वाला इन्वेस्टमेंट अमूमन इसी तरह का फायदा पहुंचाता है। ये हाथ से गया तो हथियार खरीदने का चक्र तोड़ने में लगने वाला समय बढ़ जाएगा। अब आप जान गए हैं कि ऑफसेट कमिटमेंट क्या होता है और उसके पूरे न होने से देश को क्या नुकसान होता है। आप बताते हैं कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा क्या है जिससे आप समझें कि मुल्क को कितना चूना लगने का खतरा मंडरा रहा है। कैग ने अपनी रिपोर्ट 23 सितंबर 2020 को संसद को सौंपी। इसमें कहा कि विदेशी वेंडर हथियारों का ठेका पाने के लिए ऑफसेट के रूप में कई वादे करते हैं पर पूरा करने में सुस्ती दिखाते हैं। इस दावे की पुष्टि के लिए कैग ने दिया रफाल खरीद सौदे का उदाहरण। कैग ने बताया कि रफाल सौदे में हिस्सा लेने वाली दासो एविएशन और MBDA ने वादा किया था कि ऑफसेट कमिटमेंट का 30% वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को हाई टेक्नोलॉजी देकर पूरा करेंगे। आप जानते ही हैं कि DRDO ने तेजस के लिए देश में ही कावेरी नाम से इंजन बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हारकर तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक मतलब GE का इंजन लगाया गया, क्योंकि एक अमेरिकी कंपनी है। इससे पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते में खबरें आई थी कि कैग रफाल सौदे में ऑफसेट डील्स की ऑडिट नहीं करेगा।
इसके बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। इसका जवाब तब दिया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने कहा था कि ऑफसेट डील्स पर कैग की रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी और तब सब सामने आ जाएगा। वैसे कैग ने जो बयान जारी किया उससे यह साफ नहीं हुआ कि उसकी रिपोर्ट में 50% ऑफसेट क्लॉज की समीक्षा की गई थी या नहीं। दरअसल तकरीबन 60,000 करोड़ के रफाल सौदे में शर्त थी कि आधी रकम का निवेश भारत में होगा। विपक्ष का आरोप है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा अनिल अंबानी को होगा और इसे लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी और अनिल अंबानी के बीच नजदीकी के आरोप भी लगाए थे। खैर, कैग की रिपोर्ट पर लौटते हैं। कैग ने कहा कि 2005 से लेकर मार्च 2018 तक 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जिनकी कुल कीमत थी 66,427 करोड़। इनमें से 19,223 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2019 तक पूरे होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 11,396 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पूरे हुए, मतलब 41% कॉन्ट्रैक्ट में देरी हुई। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे भी हुए उनमें से सिर्फ 48% यानी 5,457 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मंत्रालय ने ऑफसेट के रूप में स्वीकार किए। होता यह है कि कंपनी काम करने के बाद सरकार को बताती है कि हमने ऑफसेट वाला वादा पूरा किया, फिर सरकार इस दावे की पुष्टि करती है, जांच करती है। तो सरकार के हिसाब से जाए तो 19,000 करोड़ का काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ सिर्फ 5,500 करोड़ का। गिनती में कंफ्यूज मत होइए, 1,000 करोड़ वो रकम है जिसमें भारत ने चंद्रयान भेज दिया था और पैसे भी बचा लिए थे। तो सोच लीजिए हम कितना पीछे चल रहे हैं। और बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में देरी की नहीं है। भारत सरकार 2005 में ऑफसेट की नीति लेकर आई। इसके मुताबिक 300 करोड़ से बड़े किसी भी सौदे में विदेशी वेंडर को कम से कम 30% रकम भारत के रक्षा या एरोस्पेस सेक्टर में लगानी थी। इसके लिए विदेशी कंपनी को भारत में पार्टनर खोजना था। वो ऑफसेट कमिटमेंट पूरा करने के लिए पैसा लगाने के साथ साथ भारतीय कंपनी को तकनीकी भी दे सकता था। कैग ने अपनी जांच में पाया कि ऑफसेट कमिटमेंट के लिए विदेशी कंपनियां तब से अब तक तकनीक देने से लगातार हिचक रही हैं। कैग के मुताबिक एक भी वेंडर ने हाई टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी। 90% पैसा सीधा किसी सामान या सेवा की खरीद में लगा दिया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात करें तो हाल और बुरा है। अब तक सिर्फ 3.5% ऑफसेट कमिटमेंट रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के जरिए आया और इन्हीं सारी बातों को आधार बनाकर कैग ने कहा कि ऑफसेट नीति अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई और रक्षा मंत्रालय को इस नीति और इसके अमल पर दोबारा विचार करना चाहिए। खबर का रुख करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने संसद के पटल पर रखी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रफाल खरीद सौदे के ऑफसेट करार को लागू करने की दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सबसे बड़ी चिंता और संदेह की बात यह है कि सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है, कुछ कर नहीं रही, जबकि उसकी जिम्मेदारी है कि राफेल ने जो करार किया है उस पर अमल करने के लिए वो उस पर दबाव बनाती। लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये पाया गया है कि विदेशी वेंडर ने सौदा हासिल करने के लिए ज़रूरी जिस ऑफसेट करार पर सहमति जताई थी उसे पूरा करने को लेकर उसने थोड़ी भी इच्छा नहीं दिखाई है। सीएजी ने यह भी कहा है कि 36 मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट के सौदे में वेंडर दसा एविएशन और एमबीडीए ने सितंबर 2015 में ही कहा था कि वे कुल करार की रकम का 30% भारत में निवेश करेंगे और इसका इस्तेमाल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में भी किया जाएगा। ऑफसेट करार को लेकर सवाल शुरू से ही उठते रहे हैं। पहले तो दशा एविएशन इस करार को शामिल करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब इंडियन नेगोशिएशन टीम यानी INT ने दबाव डाला तो काफ़ी हीला हवाली के बाद वो इस पर राजी हुई। वहीं दसा एविएशन का ऑफसेट पार्टनर रिलायंस डिफेंस है। अब सवाल ये उठता है कि रिलायंस दसा पर यह दबाव क्यों नहीं डाल रहा है कि करार के मुताबिक वो भारत में निवेश करे, उसे सूचना प्रौद्योगिकी दे। ऑफसेट करार के लागू नहीं होने से भारत की सुरक्षा तैयारियों के खतरे में आने का सवाल उठ रहा है। दसा ने सौदे पर हो रही बातचीत के दौरान कहा था कि वो भारत को अपने हल्के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने में मदद करेगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इस पर 3 दशक से अधिक समय से काम कर रहा है। इसने विमान बनाकर तैयार कर लिया तो पाया कि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, नए किस्म के इंजन की ज़रूरत है। इसलिए उस पुराने कावेरी इंजन की परियोजना को बंद कर दिया गया। ऑफसेट करार के आधार पर यह इंजन बनाया जा सकता है, ऐसा दसा ने वादा किया था, पर वो पुरानी योजना बंद हो चुकी है और दसा ने नई योजना शुरू करने में मदद नहीं की है। इसका नतीजा यह है कि हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA की परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई है। सवाल घूमकर वहीं पहुंच जाता है कि ऑफसेट करार को लागू करने में फ्रांसीसी कंपनी अगर आगे नहीं आ रही है तो सरकार क्यों चुप है, सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है, और उसकी जो भारतीय पार्टनर है दसा की रिलायंस डिफेंस, उसकी चुप्पी की वजह क्या है। तो ये जो चौतरफा चुप्पी छाई हुई है ये संदेह पैदा करती है कि कहीं ये इन तमाम जो सरकार, दशा और रिलायंस डिफेंस, इनके बीच में कोई गुपचुप मिलीभगत, कोई समझौता, कुछ सहमति तो नहीं है कि ये करार संतोषजनक लगे, इसलिए उसमें शर्तें बाद में जोड़ दी गई, लेकिन उस पर अमल करे या न करे ये दशा एविएशन पर छोड़ दिया गया और उसे मुक्त कर दिया गया है। तो एक कागजी कार्रवाई के लिए, औपचारिकता के लिए ये करार कर लिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, और ताकि आलोचकों के मुंह बंद हो जाएं। लेकिन अगर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है तो ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमने अपने जो हल्के लड़ाकू विमान बनाने की पूरी तैयारियां कर रखी थी, जिसमें दशा से ये हमें मदद मिलने वाली थी, उसकी वजह से कम 2 साल वो प्रोजेक्ट और डिले हो गया है और लगातार उसमें देरी होती जा रही है।
तो ये सरकार की भूमिका इसमें बड़ी बुरी तरह से संदेह के घेरे में है। जो राफेल डील के समय से ही इस पर संदेह उठ रहे हैं कि आखिरकार राफेल के साथ ही क्यों ये डील क्यों की गई, दूसरे जो लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां उनको दरकिनार क्यों किया गया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों इसमें खास दिलचस्पी ली, क्यों जो राफेल की संख्या थी उसे घटाकर 1/3 कर दिया गया, क्यों 3 गुना कीमत पर राफेल खरीदे गए, क्यों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर करके रिलायंस डिफेंस को मौका दिया गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो तथाकथित एक क्लीन चिट के आधार पर खारिज कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले की वजह से, लेकिन कैग की इस रिपोर्ट ने ये सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। इन पर विचार किया जाना चाहिए, सरकार की भूमिका पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और इन सब मामलों की जांच पड़ताल भी होना चाहिए। हालांकि ये सरकार ऐसा होने नहीं देगी। उसने हर जगह लोहे के पर्दे टांग रखे हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे देख पाना न पत्रकारों के लिए संभव है, न किसी अदालत के लिए संभव है और न ही किसी एजेंसी के लिए।